नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसे शख्स के पास हूँ जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षण में लगाकर अभी रिटायरमेंट लिया है और वे अपने आप में एक विशेष व्यक्ति हैं, दिव्यांग हैं, जिनकी दृष्टि पूर्णतः जा चुकी थी और ये जीवन के कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ। इसके पीछे एक बीमारी रही है, लेकिन आगे बात करें, हम सीधे शंभू कुमार जी से बात करते हैं जो बताएंगे अपने जीवन के अनुभव के बारे में। किस तरह से वो देश के एक दूर दराज क्षेत्र से आकर के दिल्ली में बसते हैं, पढ़ाते हैं और एक सरकारी शिक्षक बनकर सफलतापूर्वक अपनी नौकरी पूर्ण करते हैं। उनके अनुभव को जानने के लिए मैं आया हूं ताकि आज के दौर में पढ़ रहे बच्चे और ऐसे बच्चों के अभिभावक जो दिव्यांग हैं ये समझ सकें कि ऐसे बच्चों के लिए नौकरियां भी हैं और आज एक ऐसा कानून भी आ चुका है जो इनके लिए नौकरियों में आरक्षण को सुनिश्चित करता है। तो स्वागत करते हैं हम शंभू कुमार जी का। शंभू कुमार जी, इस कार्यक्रम में जो जागरूकता के लिए है, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआती जीवन में जब आपको ये दिव्यांगता हुई तो क्या कारण इसके पीछे रहे थे और क्या इससे बचा भी जा सकता था या नहीं? बचा जा सकता था। ये मैं जब लगभग 11 साल की उम्र का था तब 71 में बांग्लादेश से युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। तो उस समय उसके जो बमबारी जो हुई उसका कुछ इफेक्ट आया जी, जिसके कारण आँख आ गई थी। अब उस समय अज्ञानतावश उसमें देसी दवा का प्रयोग किया गया शुरू में। जी। एक बार यहाँ पर मैं रोक कर कहना चाहूँगा शंभू कुमार जी कि आप कहाँ से आते हैं, बेसिकली कहाँ पर आपका जन्म हुआ, ये थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर उत्तर बिहार में पड़ता है और उसी में एक रुपौली गांव है, वहीं से बिलोंग करता हूं मैं। जी हाँ जी। तो अब बताइए क्या प्रभाव हुआ भारत पाकिस्तान के युद्ध का? वो भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ जो जिसके कारण बमबारी के कारण लोगों को आंख बहुत से आई जी, तो उसमें देसी दवा का प्रयोग हुआ जिसके कारण इसका असर जो है ये वो आया और वो धीरे धीरे आंख जो है, एक आंख तो प्राय उसी समय समाप्त हुई, दूसरी आंख धीरे धीरे उसका इलाज मैं दरभंगा में कराया जी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बाद में यूपी में सीतापुर भी इलाज करवाया लेकिन वहाँ से भी निराशा ही हाथ लगी। फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। उस समय मैं 7वीं कक्षा में था जी, तो फिर 4-5 साल के बाद पता चला जो दरभंगा में ब्लाइंड स्कूल है। जी। तो उसके बाद जब पता चला तो आपको एडमिशन वहाँ दिला दिया गया? हाँ, अच्छा। मेरे गार्जियन के द्वारा वहाँ एडमिशन करवाया गया। तो वहाँ पे रेजिडेंशियल था? रेजिडेंशियल स्कूल था। अच्छा। एक चीज़ और है कि जब व्यक्ति इस दुविधा में जाता है, इस परेशानी में एंटर करता है, चाहे तो वो जन्मजात हो चाहे जन्म के बाद हो, ये देखा जाता है कि समाज ऐसे बच्चे से और ऐसे बच्चे के परिवार से खुद को दूर करने की कोशिश करता है। तो क्या आपने ऐसा कोई अनुभव किया? नहीं, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे परिवार में। जी, बहुत अच्छा। और समाज की क्या सोच थी, जो आसपास के लोग थे और जो रिश्तेदार थे? नहीं, वो लोग का भी सोच तो ठीक ही था लेकिन हाँ, कुछ तो अब बात होते ही हैं। अच्छा अच्छा। तो एक स्पेशल स्कूल में आपकी पढ़ाई शुरू हुई। हाँ, उसके बाद आपके जो मित्र मंडली थी, जो जब आप ठीक शुरू थे, में तो खैर जब आंख जाती है तो फिर तो कुछ तो बहुत निराशा ही निराशा होती है। उसके बाद तो फिर जब स्कूल गए तो फिर वहाँ लोगों को देखे तो कुछ हौसला तो बनती ही है। तो वो हौसला बढ़ी। फिर उसकी में पढ़ाई शुरू किया तो फिर पढ़ाई हो चली। टीचिंग में आने का कैसे, कब सोचा, ये कब विश्वास आया कि मैं एक टीचर बन सकता हूँ और अच्छा खासी ज़िंदगी जी सकता हूँ? वो तो स्कूल में ही जब था, लोगों को देखा तब वो हुआ। फिर वहाँ से पढ़ाई शुरू किया, फिर टीचर्स ट्रेनिंग इसे किया। अच्छा, उसी बीच में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी आया तो उसमें भी कंप्लीट किया था। रेलवे में गया जी, तो उसमें ज्वाइनिंग एक जगह तो कर भी लिया, रेलवे में। हाँ जी वो आजकल झारखंड में चकधरपुर पड़ता है जी। वहाँ, लेकिन वो छोड़ दिया। अच्छा।
उसके बाद फिर दूसरा चयन हुआ दानापुर में, पटना के पास। जी। तो वो भी रेलवे उसी समय, फिर यहाँ दिल्ली में भी हमको टीचर में हो गया चयन। जी। तो फिर उसको भी छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं जो था चकधरपुर में वो देख लिया था, वो जो उसकी शिफ्ट जो है रेलवे में, कभी 6 बजे से 2 बजे दिन में एक सप्ताह, फिर 2 बजे से 10 बजे रात तक, और कभी 10 बजे रात से फिर 6 बजे तक चेंजिंग शिफ्ट होती है। हाँ, तो ये तो थोड़ी दिक्कत होती है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि एक उस समय पर जब आपने, ये कौन सा सन रहा होगा जब इस तरह का चल रहा था कि नौकरी पे नौकरी आपको मिल रही थी? ये मेरा था आपको 89 89 में, 89 से लेकर 92 तक। 92 तक, इन 3 साल के बीच आपको कई सारी नौकरियां मिली? नौकरियां तो मिली हमको 92 से 93 के बीच। 93 के बीच। हाँ। और दिल्ली कब आपने? 93 में। 93 में। एक चीज़ और है यहाँ पर कि क्या ऐसा कोई कानून था उस वक्त में जो रिजर्वेशन डिसेबल्ड लोगों के लिए इंश्योर करता हो? 81 में विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था। जी बिल्कुल, 81 में। तो 81 में जो मनाया गया, तो उस समय से कुछ जो है आया था, जो 3% विकलांगों को आरक्षण दी जाएगी। ओके। तो उस समय शुरुआती सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि आप बिहार से आए, यहाँ पर आकर बसना, यहाँ के दिल्ली के खर्चे, तो कैसे कर पाते थे आप? कितना सैलरी मिलती थी उस समय पे शुरुआत में आपको? पहले वेतन जो हमको है 3162 रुपये मिले थे, 1400 का पे स्केल था सन 1993 में। हाँ जी। तो उतने में खर्चे सारे चल ही जाते थे? हाँ, खर्च तो चल जाते थे, सही था, सस्ता जमाना था। जी। जॉब में आने के बाद में फिर आपका अगला टारगेट क्या रहा कि अब क्या करना है? घर बनाना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, या फिर शादी करनी है? नहीं, उस समय तो फिर जॉब में आने के बाद तो फिर तो पहला टारगेट तो था वही शादी करनी है। तो शादी करने में भी कुछ समस्याएं तो आती ही हैं। जी। आई, उसमें भी 6 साल लगे। मतलब शादी करने के टारगेट को पूरा करने के लिए आपको 6 साल लगे? 6 साल लगे। इतनी ज़्यादा कोशिशें की आपने कि 6 साल तक शादी करने के लिए आप ढूंढते रहे एक लड़की मिल जाए अच्छी सी? अच्छी, वैसे मिलने के लिए कई एक मिले जी, लेकिन वो जो है सो कुछ न कुछ कमियां जी पाई मतलब जाती थी। सुटेबल मैच नहीं मिलता था। हाँ। कारण क्या रहे थे इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ी कारण ये थी स्वजातीय, एक जाति रही। जी, बस ये कारण सबसे बड़ा था। हाँ। अच्छा, अब कोई ये भी कहता होगा कि नहीं भाई लड़की तो ठीक है, लड़का भी सरकारी नौकरी टीचर हैं दिल्ली में, अब नहीं वो भी तो हम करते हैं शादी, लेकिन कई बार ये भी सोचते होंगे कि नहीं दिव्यांगता कितने बार दिव्यांगता तो सबसे बड़ी बाधा तो यही थी, सबसे बड़ी बाधा ये थी। और दूसरी बात में जाति, तो स्वजाति थी ही जी, लेकिन सबसे बड़ी बाधा दिव्यांगता थी, सबसे बड़ी दिव्यांगता थी। जी। अच्छा, जब शादी की हुई उसके बाद में फिर एडजस्टमेंट कैसा की? क्योंकि जो लड़की एक डिसेबल से शादी करती है, ये परसेप्शन होता है समाज का कि भाई कैसे एडजस्ट करें, लोग लड़की वालों को सवाल पूछते होंगे, इस तरह से कुछ आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी वाइफ के घर वालों से कुछ समाज सवाल पूछ रहा है, आपने कहाँ शादी कर दी, एक दिव्यांग है लड़की, कितनी अच्छी है? वो तो कहने वाले तो कहेंगे ही, वो तो कहते ही होंगे। इससे कैसे उबर पाया आप? नहीं तो वो तो खैर वो अपने वो भी टीचर थे, इनके फादर, जी, तो वो तो अपना समझदार थे, जी, तो वो तो अपना समझ लिए। अच्छा, कभी आपकी वाइफ कहती होंगी कि नहीं देखिए मुझे इतनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है शादी आपसे करके, क्या ऐसा कभी आपने अनुभव किया? हालांकि ये बहुत पर्सनल मामला है, लेकिन अगर समाज को पता चलता है तो सोच बदलने में ये मेरा उद्देश्य है इसके पीछे। बहुत नहीं, ऐसी कोई खास नहीं हो, वो तो थोड़ा परिवार में तो होते ही रहता है ये सब बात। जी, ठीक है। बच्चे जब आपको ईश्वर ने दिए तो आपके मन में कोई ऐसी दुविधा, कोई ऐसा सवाल कि मैं दिव्यांग हूँ तो मेरे बच्चों के ऊपर तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, कभी ऐसा सोचते थे आप, या डॉक्टर ने कभी ऐसा कुछ बताया? मुझे डॉक्टर ऐसा नहीं बताया था भाई। अच्छा, आपने मन में कभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता था ना। आपके बच्चे मैंने देखे हैं, दोनों बहुत अच्छे बच्चे नहीं, हैं, वो और नॉर्मल है सब, अच्छी तरह से बहुत अच्छे हेल्दी बच्चे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं। वो जो होते हैं, जो जन्म से दिव्यांग होते हैं जी, उन पे थोड़ा असर का डर होता है। जो बाद में दिव्यांग होते हैं, जेनेटिकल का आप कह रहे हैं? हाँ,
तो उसमें भी मैं बता दूं दर्शक साथियों को कि अगर कोई जेनेटिक बीमारी भी है तो ऐसा नहीं है जैसा सर कह रहे हैं कि उनमें होता है, ऐसा किसी भी कारण से नहीं है। अगर हाँ कुछ ऐसी बीमारियां जो दिव्यांगता हो या ना हो, दोनों दिव्यांग होंगे जन्म से, तो तब 19% होता है असर। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं बता दूं, मेरे दो साथी दोनों दिव्यांग हैं और दोनों की शादी हो रखी है। दिल्ली में टीचर हैं सर दोनों। हाँ ठीक। तो उनके दोनों 2 बच्चे हैं उनके, और बहुत अच्छे बच्चे हैं। हाँ ठीक। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ट्रांसमिसिबल है या कैरीड होती है किसी भी पेरेंट के अंदर, मतलब महिला में या पुरुष में, तो वो हो सकता है कि वो बच्चे के अंदर चली जाए, और ये डॉक्टरी जांच का विषय है। तो इस भ्रामकता में ना पड़ते हुए कि कोई दिव्यांग है तो उसके बच्चे दिव्यांग होंगे, इससे हमें उबरना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो मेरे बच्चों के अंदर जा सकती है, तो ये डॉक्टर से हमें जांच करवा लेनी चाहिए बच्चे को गर्भ धारण करने से पहले ही, कि अगर ऐसी कोई बीमारी माँ में है या बच्चे में है, हस्बैंड में है, यानी बाप में है, पिता में है, तो डॉक्टर जांच करके बता देते हैं कि हमें इस समय पर इसका इलाज किए बिना बच्चे को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। दिव्यांगता का इससे कोई लेना देना नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी का विषय है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपनी जानकारी करने के लिए, लेकिन ये एक मिथ है कि कोई दिव्यांग है तो उसके बच्चे दिव्यांग हो सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डॉक्टर से जांच कराया जाना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप टीचिंग में आए तो यहाँ पर टीचर्स का क्या एटीट्यूड रहता था? अभी एक रिसर्च हुई थी, मैंने पढ़ी भी थी उसको, कि टीचर का एटीट्यूड भी थोड़ा सा दिव्यांग टीचर के लिए क्या होता है? हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो मॉर्निंग शिफ्ट में गर्ल्स स्कूल में मैंने ज्वाइन किया था जी। तो शुरू में तो थोड़ा उन लोगों को होता था कि कैसे पढ़ाएंगे, छुप करके देखने की बात, सुनने की बात। अच्छा, टीचर्स ऐसा करते थे? हाँ, ओके। वो भी कुछ करते थे जो अनजान थे, जो जैसे प्रिंसिपल जानती थी तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी जी। हाँ, बाकी जो आपके कलीग थे, हाँ, वो देखते थे कि कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चे क्या ठीक है, बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, वो सब। अच्छा, आपके उस समय में कोई और साथी भी जिन्होंने आपके साथ में जो दिव्यांग रहे हों, चाहे विजुअली हों या OH हों, ऐसे कोई साथी थे जो उसने ज्वाइन किया हो आपके साथ? मेरे साथ लगभग हम लोग 11 आदमी ज्वाइन किए थे एक बार। अच्छा, 11 ज्वाइन किए थे दिव्यांगता वाले लोग? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तब तो हौसला आपका और भी बढ़ता होगा। हाँ, वो तो हमसे पहले भी कुछ लोग ज्वाइन किए हुए थे जी। तो उसके बाद फिर एडजस्टमेंट, टीचर ने बात करने में कोई दिक्कत? नहीं, सब बात करते थे। हाँ, कोई दिक्कत ऐसी नहीं? नहीं, वो तो हाथ पकड़ के जाना मना भी ले जाते थे जी। अच्छा, तो बच्चों का क्या रहता था? बच्चों भी ठीक थे, बच्चों भी सही, उनका भी बिहेव था मेरे प्रति, ऐसा नहीं है। जी सर। कहीं जाना, बाथरूम जाना तक भी पहुंचा जाते थे, ये सब भी था। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये रहेगा आपसे, बहुत थोड़ा में आपको अलग लग सकता है, कि इस बीच में जितना आपने टीचिंग का जॉब पूरा किया है, जॉब के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को, जैसे आप विजुअल इम्पेयरमेंट में हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत किस विषय में आपने महसूस की, ऐसी जो दूर की जा सकती थी या दूर की जानी चाहिए आने वाले समय में? एज ए टीचर कौन सा ऐसा बैरियर रहा है जो आपके मन में रहा कि यार काश ये भी और हो जाता? तो ये मैं आपसे व्यक्तिगत अनुभव पूछना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो है कई एक बात आती है। जैसे मेरा सोशल साइंस था पहले, TGT जी, तो उसमें मैप में जो था जी, यदि वो हम पहले से मैप देखे रहते जी, वो तो मैप शुरू से तो स्कूल में व्यवस्था थी नहीं जी, वो तो बाद में मैप, ब्रेल मैप निकला आया जी, तो वो देखे, तो ये पहले हम यदि किए रहते तो कुछ और हो सकता था। कुछ और हो सकता था। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो आजकल बहुत से इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जी, लेकिन पहले इतना सुविधा थी नहीं, किताब भी उपलब्ध इतनी नहीं होती थी जी। अब अपने हाथ से किसी से पढ़वा करके लिखिए और फिर उसको कीजिए। आजकल तो प्रेस द्वारा ही मिल जाती है छपी हुई ब्रेल में, बिल्कुल, या ऑडियो आ जाती है जी। तो ये सब तो पहले तो था ही, अब तो ये सब बहुत अंतर आया है जी। अब एक आखिरी सवाल और उसके बाद आपकी व्यक्तिगत सलाह हम लेंगे, वो ये कि ऐसे बच्चे और ऐसे बच्चों के माता पिता
कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी नज़र में? उस समाज के लोगों को जो है, जो जानकार हैं, जागरूक हैं, वो उसके माता पिता को सलाह दे करके पढ़ाई पर के प्रति जो है उसको तैयार करें, बच्चे को सहयोग दे करके स्कूल तक पहुंचावें। इसमें तो बदलाव आ सकता है। एक आखिरी बात आपकी तरफ से कि अगर दिव्यांगता किसी बच्चे को है, जन्मजात है या बाद में हो गई है, तो कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए जल्दी से जल्दी, और किन किन लोगों को, ये आप ब्रीफ में हमें बता दीजिए ताकि दिव्यांगता जैसे ही आई तो उसी समय उसको जो है सही से गार्जियन को, पेरेंट्स को उठानी पड़ेगी। तुरंत उसको जो है पहले सही डॉक्टर के पास पहुंचाना पड़ेगा। यदि उससे इलाज से यदि उसका जो है रोका जा सके तब तो चाहिए, और यदि नहीं रुक सकता है तब तो फिर उसको समय बर्बाद ना करके उसको शिक्षा में बढ़ाना, लेकर आए। यानी पहला कदम डॉक्टर के पास फौरन जाए, और जैसे ही वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है या ट्रीटमेंट जैसा भी होता है मना करते हैं या फिर नकारात्मक उत्तर आती है, तो फिर उनको फौरन शिक्षक के पास शिक्षा में डाल देना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात आपने बताई है। और क्या हो सकता है, समाज को कैसे अवेयर करें, पेरेंट्स कैसे समाज के जो सवाल आते हैं उसको कैसे झेलें, उसमें कैसे समायोजित करें? कुछ समाज में तो कुछ कुरीतियां हैं जी, वो तो हम ही लोगों को पहले समाज में कहते थे सवेरे सवेरे देख लिया तो मेरा जतरा खराब हो गया जी। तो ये कुरीतियां तो दूर करनी पड़ेगी समाज को। अब थोड़ी थोड़ी तो अब खत्म हो गई, सब कुरीतियां जा ही रही है, लेकिन तब भी तो कुछ ना कुछ बहुत जगह है जी। अच्छा, अब अपने बारे में कुछ ऐसी रोचक बात बताइए जो अभी तक किसी को नहीं पता है, आपके घर में भी किसी को नहीं पता है। कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि देखने वालों को लगे कि हाँ, व्यक्ति भी कुछ रखता है मन में। तो कोई ऐसी रोचक बात जो आप सबको बताना चाहें पूरे देश को, क्योंकि आज नहीं तो कल ही पूरे देश के दिव्यांग बच्चों के बीच में जाने वाला है। रोचक बातें क्या वैसी हो सकती है, लेकिन हाँ, जब नौकरी लगी थी जी तो बहुत खुशी आई थी। जो देखते थे लोगों को, जो सामान्य लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी जी। जब हम पढ़ लिख लिए हमको मिल गई, हमको परेशानी नहीं हुई जी। तो इससे खुशी बहुत बहुत अधिक क्या हो सकती है जी। हाँ। अभी भी जो है देखिए बहुत लोग भटकते हैं जी, पढ़े लिखे भी, दिव्यांग हो या जनरल हो जी, लेकिन हमको जो है एक के बाद एक नौकरी मिलती रही जी। लेकिन हमें नौकरी को छोड़ते, इससे बढ़ के खुशी क्या होगी। अच्छा, एक ऐसी बात जिसको आप मतलब एक मन में दुख रहता है, वो क्या बात है जो आप कभी मतलब उसको खत्म करने की कोशिश भी करते रहे लेकिन याद आती रहती है? वो तो दुख जो क्या रहेगी, जब तो नेत्रहीनता की तो दुख तो होती ही है। जो लोगों देखते हैं कहीं ठोकर लग गई, चोट लग गई तो उस समय तो बहुत तक होती है। अच्छा। जो ये क्या नहीं भगवान ने क्या कर दिया जी। ये तो मतलब भगवान दोषी नजर आता है आपको? हाँ, उस समय तो बात आई है दोषी। ऐसी बात है जो आप कभी नहीं भूलते? हाँ, ये तो होगा ही। अच्छा, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी बात बताइए जो उनके काम आए आपकी तरफ से व्यक्तिगत। तो दर्शकों को तो यही कहूँगा, जो ये लोग जहाँ दिव्यांग को देखें तो फिर जरा उसको सहयोग करें, रास्ते पे हो, नेत्रहीन हो तो जरा रास्ता क्रॉस भी करा दें, ये थोड़ा सहयोग करें ये लोग, यही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद शंभू कुमार जी का, जिन्होंने हमसे बात की। और मेरी एक कोशिश है, देखिए सरकारी टीचर होते हुए या सरकारी एम्प्लॉय होते हुए इस तरह के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि मैं विशेष शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से मैंने ये काम किया है। तो अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत रुचि का विषय है कि समाज में जागरूकता लाई जाए, इसलिए मैं ये करता हूँ। धन्यवाद।